是燃烧。广阔的天空，张开怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生我要自己去找。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。杯酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。मुझे माफ कर। स्टॉप। ताओ हाओ, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हें पता है तुम वहाँ पर कितनी कूल लग रही थी और तुम्हें देखकर हमें जोश भर गया था। मुझे तो लगा मेरा दिल ही बाहर निकल जाएगा। मैं सच कहूँ ना, डायरेक्टर ली का चेहरा तो देखने लायक था, कभी लाल कभी पीला। ये सब एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग का असर है। लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला कि हम उस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं? उन्होंने टूर्नामेंट की डिटेल्स पढ़ ही ली होंगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यांसी ऐसा कुछ कर सकता है। वो बुरा इंसान तो नहीं है ना? तो उसकी सच्चाई कभी देख नहीं पाई। वो बहुत ही कमीना इंसान है। बहुत हो गया, इसकी बकवास मत सुनो ट्वांसी। पूरी टीम की गलती है, सिर्फ एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके अकेले के अड़ने से क्या फर्क पड़ता है ना? वैसे भी उन्हें ऐसी नीच हरकतें करने की आदत हो चुकी है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे ना, तो भी उनका कुछ नहीं होगा। सही कहा। और मैंने भी जल्दबाजी में टीम छोड़ दी। अब शांत हो जाते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं। हम इस कंपटीशन को उन्हें जीतने नहीं दे सकते हैं। हमने बहुत तैयारी की है, ऐसे कैसे हाथ से जाने दे। अब रिसर्च करते हैं कि हम प्रोविंशियल कंपटीशन में भाग कैसे ले सकते हैं। ताओ हाओ, मुझे कंपटीशन की सिस्टम कॉपी मुझे भेज दो, मैं कुछ शायद कर सकता हूँ। ताओ हाओ, तुम चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जरा इसे देखो। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान काम यहाँ कर पे गया। क्या करना है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? बल्कि ये तो तुम्हारा काम भी नहीं था और तुमने रिजेक्ट कर दिया। ये सिर्फ ट्रेनिंग का कमाल नहीं है। मैंने इतना सब तो सोचा ही नहीं। मुझे बस गुस्सा आ रहा था कि हमने इतनी मेहनत की और उन्हें तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इसी बात पर मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूंगा। कैसा गिफ्ट? तुम्हारा डिबेट से अब कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास अब काफी फ्री टाइम है जिसमें तुम अपने लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम हमेशा से जाना चाहती थी? एक्वेरियम, बोटानिकल गार्डन, जू, म्यूजियम और काफी शॉपिंग हाँ मॉल। ठीक है ठीक है। क्योंकि ये गिफ्ट है तो मैं तुम्हारे साथ एक ही जगह पर जाऊंगा, तो ध्यान से सोचना। और ये वाला? पुराने कोच हमारे डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा तो था, वो हमारे साथ है। हे, देखो डिस्काउंट। मैं जरा देख कर आता हूँ। हमें बात करनी चाहिए। मेरा कल एक कंपटीशन है। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, बोलो। मैं कुछ दिनों से काफी सोच रहा था। मुझे लगता है हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता। मुझे लगता है हम दोनों के बीच बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा और सोचने के लिए, है ना? मुझे भी यही लगता है। तो फिर मैं चलती हूँ।
हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो यहाँ तुम्हारा स्टेटस पूछने के लिए आया था ना? हाँ, तुमने क्या डिसाइड किया? शुरुआत में हम एक साथ थे क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बहुत जल्द हमें समझ आ गया कि हम एक साथ बिल्कुल भी सही नहीं हैं। लेकिन तुम तो जानते हो मैं कैसी हूँ। मैं हमेशा से वही करने की कोशिश करती थी जो वो चाहता था। वैसे भी मेरी जैसी पर्सनालिटी के लिए ये इतना मुश्किल नहीं था। वो बहुत कंप्लेन करता था, लेकिन क्योंकि मैं उसकी सारी बातें हमेशा मानती थी, तो वो कभी मुझसे ब्रेकअप ही नहीं कर पाया। तुम थक गई हो? थोड़ी बहुत, लेकिन हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आती ही है ना। वैसे भी कोई दो लोग एक दूसरे के लिए हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। जो तुमने कहा उसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बकवास है। याद करो कि तुमने मुझसे क्या कहा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा महसूस कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, समझी? अच्छा, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया, बाय बाय। माना, सुनो, तुम्हें चाहिए? मुझे डिटेक्टिव कॉनन का एक एपिसोड याद आया जिसमें एक टीम को कंपटीशन जीतना होता है, इसलिए वो अपनी ऑपोजिट टीम के एक लड़के को किडनैप करते हैं। तो क्यों ना हम भी। ये नहीं कर सकते, मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई। हम मुझे एक और फिल्म याद आ गई जिसमें वो लोग एक सिंगर को ऐसी दवा पिला देते हैं जिससे वो 2-3 दिन तक गा ही नहीं पाता है। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा खिला दे जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल ही ना पाए। क्या तुम बोलने से पहले कुछ सोचती हो? मुझे और कोई आइडिया नहीं आ रहा। मेरे पास एक है। मेरे पास एक आइडिया है। अरे सुनो, मैंने ये सॉल्यूशन निकाल दिया, तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगी? अगर तुमने सच में सोल्यूशन निकाल लिया तो मैं 1 हफ्ते तक तुम्हें पापा बुलाऊंगी। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। इस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो। तुम सब तैयार हो? स्टेज पर चलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू करो। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है हमसे जलते हैं। हमारे कैप्टन की परफॉर्मेंस को देखकर ये सब हक्के बक्के रह जाएंगे। चीफ जज, डीयूएफई के डिबेटर्स जिन्होंने रजिस्टर किया था वो अलग थे। रजिस्ट्रेशन लिस्ट में थे टाओ हाओ, मनान, मुशाओयू और नानबे, और वो वाली टीम यहाँ नहीं है। और रूल्स के मुताबिक हम ये कंपटीशन रद्द कर सकते हैं। उप्स, कोच वोंग, बहुत वक्त हो गया, हम मिले ही नहीं। मैंने सुना है आप और आपकी टीम पूरी तरीके से कंपटीशन जीतने के लिए तैयार है। तुम कौन? बढ़िया बढ़िया। हाँ? मैंने सुना है इस बार के कंपटीशन रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। अच्छा हुआ हम उनकी टीम भी से कम्पीट कर रहे हैं।
मैंने सुना है कि टीम ए ने आज तक एक भी गेम नहीं हारा। अगर फुलिन इस मैच में हार गया तो हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होगी। हाँ, बता रहा हूँ। कोच वोंग, अगर रिक्रूटमेंट के समय मेरा पेट खराब नहीं होता तो मैं फ्यूलिन के लिए जीत हासिल करता। हालांकि हमारी टीम काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो स्ट्रेंथ इतनी जल्दी दिखाना क्या ये सही रहेगा? क्यों ना हम इस स्ट्रेंथ को बचा कर रखें? ये चल क्या रहा है? हमारी इंटरनल बातें इन्हें कैसे पता? जांच के बाद पता चला है कि कौन साइड रजिस्ट्रेशन लिस्ट से मैच नहीं होती। कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से दोनों टीम्स को इन रूल्स का पालन करना होगा, लेकिन चूंकि दोनों टीम्स एक ही स्कूल से हैं, तो अगर ओरिजिनल प्लेयर्स के पास कोई खास वजह है तो वो ऑर्गेनाइजर्स को बता सकते हैं। नई टीम उनकी जगह ले सकती है। किसी को कोई एतराज तो नहीं? चीफ जज, हमारी टीम के पास कोई खास वजह नहीं है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हम अपने कपड़े भी लाए। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू करो। तुम भी नहीं गए? सोचा कि यहाँ आए हैं तो रुक कर देख ही लूं। हेलो एवरीवन, कि ये कप डिबेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आपका स्वागत है। ये मैच हमारे एजुकेशनल चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, तो मैं ऐलान करती हूँ कि ये मैच अब शुरू होता है। गेंजी, तुम इस रिप्ले को एनालाइज करोगे, ठीक है? सबसे पहले हम अपनी ओपिनियंस के बारे में बात करेंगे। टीम बी ने टॉपिक का अच्छा फायदा उठाया। इमेज को ऐसे समझाया जैसे वो एक मार्केटिंग का साधन हो, और लोगों को मार्केटिंग से सख्त नफरत है। जरूरी नहीं है, तुम भी तो रोज उस एक्टर का एड्स देखती रहती हो। पहले भी इसी तरह का टॉपिक आया था कि एक्टर्स को अपनी फेक इमेज दिखानी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम इस आइडिया को नॉर्मल लोगों पर अप्लाई करते हैं तो लोग हमेशा अपने व्यवहार की बातें करेंगे जो वो दूसरों के सामने दिखाते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। और जाने अनजाने में उस व्यवहार की सफाई भी पेश करने लगेंगे। इसलिए टीम भी कभी भी अपना एडवांटेज गवा सकती थी। ज्यादातर लोग पब्लिक ओपिनियन का ही साथ देंगे और कहेंगे कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। सही कहा। फ्यूलिन की टीम ने इस पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट किया। प्रो टीम के फर्स्ट डिबेटर ओपनिंग आर्गुमेंट्स देंगे और उनकी टाइम लिमिट है 3 मिनट्स। थैंक यू चीफ जज। हेलो एवरीवन, हमारा व्यू ये है कि इमेज बनाने के फायदे उसके नुकसान से कई बढ़कर है। हम हमेशा न्यूज पर देखते हैं कि कैसे एक सुपरस्टार ने अपनी हरकतों से अपनी पब्लिक इमेज खराब कर दी। हम अपनी निजी जिंदगी में कभी कभार एक पब्लिक इमेज बनाते हैं जो सबके लिए है, लेकिन पब्लिक इमेज का मतलब क्या है? हमें लगता है पब्लिक इमेज एक ऐसा इमेज मैनेजमेंट है जो भी सोशल मीडिया की वजह से ही आया है, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हमने पहनने, ओढ़ने, बोलने, चलने या रेज्यूमे बनाने में एक अलग छवि बनाते हैं। बस ये सब दूसरों के सामने अपनी बेहतर इमेज बनाने के तरीके हैं। ये हमारी पब्लिक इमेज के लिए होता है। ये पॉइंट काफी अच्छा था। खुद के कपड़ों पर या अपने रिज्यूमे पर ध्यान देना काफी नॉर्मल है। इस पॉइंट से ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगी जब वो अपनी एक इमेज बनाएंगे। आजकल की दुनिया में एक शहर में रहने वाले इंसान के पास सिर्फ एक फोन के जरिए इतनी जानकारी है जो एक किसान को शायद अपनी पूरी जिंदगी में ना मिल पाए। और पब्लिक इमेज का ये कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया के जरिए काफी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करता है। कुछ आसान सी सेटिंग से ये मुमकिन हो पाता है ताकि दो लोग एक दूसरे को बहुत ही आसानी और गहराई से जान पाए। अगर आज आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक देखूं तो मुझे आपके बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। एक पब्लिक इमेज बनाने से आप एक सोसाइटी में आराम से जी सकते हैं, सोसाइटी के लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। ये एक एडवांटेज है। हमारा व्यू है कि इमेज बनाने के फायदे उसके नुकसान से कई बढ़कर हैं। इन्होंने इमेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दी।
ऊपर से पब्लिक इमेज को भी डिफाइन कर दिया। इससे हमारी आर्गुमेंट काफी वीक दिखाई देगी। उन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स अच्छी थी। शुरुआत पब्लिक इमेज और गोल से करते हैं। इतने अच्छे आर्गुमेंट के लिए शुक्रिया फर्स्ट डिबेटर। अब स्वागत करते हैं ड्यूफ के फर्स्ट डिबेटर का, जो अपना ओपनिंग आर्गुमेंट देंगे। थैंक यू चीफ जज। हेलो एवरीवन। अभी हमारी फेलो डिबेटर ने कहा कि पब्लिक इमेज बनाने से हम सोसाइटी का फायदा कर सकते हैं और हमें ज्यादा कम्युनिकेट करने की भी जरूरत नहीं। तो अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं एक टॉरस हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मुझे इटालियन खाना पसंद है, लिटरेचर और पेंटिंग पसंद है। तो आपको पता चल गया कि मुझे खुश करने के लिए आप मुझे एक एग्जीबिशन और इटालियन खाना खिला सकते हैं। आप हमारी इस मीटिंग में सारी बारीकियों का ख्याल रखेंगे क्योंकि मैं एक टॉरस हूँ जो अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकती है। लेकिन अगर मैं ये सच बताऊँ तो ये सब मेरी सच्चाई नहीं है। ये तो बस एक परछाई है, एक इमेज जो मैं बनाना चाहती हूँ लोगों के सामने। लेकिन इन सब के नीचे मैं खुश नहीं हूँ। बात तो ये है कि मैं अपनी सच्चाई आपको नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मुझे अपनी इमेज बनाकर रखनी है। मैं आपको निराश नहीं कर सकती और खुद को भी नहीं कर सकती। लेकिन अब हम सब इस झूठे सोशल मीडिया लाइफ से थक चुके हैं। अब आपको समझ आ गया है कि ये सब बस एक ढोंग है और इसका काम है कि दूसरों के सामने एक झूठी छवि को सामने लाना और सच को दूर रखना। पर क्या आप सचमुच इस तरह के इंसान हैं? हम में से हर एक इंसान इसके बीच का अंतर जानता है। इसलिए एक पब्लिक इमेज से मैं आपको नहीं जान सकती हूँ और उसके जरिए मैं सिर्फ एक झूठ को ही समझ सकती हूँ। और एक्सपीरियंस कहता है कि एक बार झूठ सच बन जाए तो उसे बदलना मुश्किल है। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि एक इमेज के जरिए हमारी सोसाइटी में वैल्यू सचमुच बढ़ती है या फिर घटती ही रहती है? फर्स्ट डिबेटर ने उनके पॉइंट्स को रिफ्यूट कर दिया और ऑडियंस को अपनी तरफ ले लिया। क्योंकि उसने काफी डायरेक्टली किया तो देखने में बहुत पावरफुल था। सही कहा, एक डिबेट का फ्लो ऑडियंस के सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट का दूसरा हिस्सा काफी कॉमन था। अगर इसकी तुलना फर्स्ट पॉइंट से की जाए तो काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस थे। कौन साइड के पास अभी भी एडवांटेज था, इसलिए उन्होंने उसका फायदा उठाया और अटैक कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि एक पब्लिक इमेज होने से दूसरे पर क्या असर पड़ता है। इसलिए पहले राउंड का ध्यान इस पर भी था कि इमेज सच में दूसरों से बनती है या फिर खुद अपने आप से। माय फेलो डिबेटर, आपने एक एग्जाम्पल दिया कि एक एजेंसी ने अपने स्टार की इमेज एक फूडी की बनाई और फिर उसका पेट खराब हो गया। इसका मतलब दूसरे भी आपकी इमेज बना सकते हैं। फर्स्ट स्पीकर, हाँ, बचपन में मेरी माँ मुझे परफॉर्म करने के लिए भेजती थी और उन्होंने मेरी एक जीनियस की इमेज बनवाई। क्या मेरी ये पब्लिक इमेज है? सेकंड स्पीकर, हाँ है, और मैं देख सकता हूँ कि आपको तकलीफ भी हुई है और ये पब्लिक इमेज का नुकसान नहीं हो रहा है। ये तो सही एजुकेशन ना मिलने का नुकसान है, लेकिन क्या आपकी साइड का ये मानना है कि दूसरों के दिए लेबल से मेरी इमेज बन सकती है? फोर्थ स्पीकर, ये सच हो सकता है जैसे जो लेबल तुम्हारे माँ बाप ने दिया हो। इसकी टीम का तीसरा डिबेटर काफी एक्सपीरियंस लगता है। प्रो साइड काफी स्ट्रांग निकली, इसलिए पहले सबकी हालत समझी। सही कहा। जब मैं स्कूल में था तब सारे बच्चे मुझे कंजूस बोल बोलकर चिढ़ाया करते थे। क्या कंजूस होना मेरी इमेज है? सेकंड उसे स्पीकर, गॉसिप कहते हैं। लेकिन फर्क क्या है? गॉसिप वो है जो दूसरों के बारे में बोलते हैं और बात करते हैं। गलती कर दी। कुछ देर बाद नैनबी ने टाओहाउ के आर्गुमेंट को गलत साबित कर दिया। लेकिन फिल्म स्टार्स की भी इमेज दूसरे ही बनाते हैं। फर्स्ट डिबेटर, प्लीज बताइए कि एक एजेंसी एक फिल्म स्टार की इमेज कैसे बना सकती है? क्योंकि एक एजेंसी का काम ही है उस स्टार की इमेज बनाना। तो स्टार ने एजेंसी को परमिशन दी है ये करने की, इसलिए उनकी पब्लिक इमेज जैसी भी हो उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो अच्छी हो या गंदी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेकंड स्पीकर, बताइए इसका नुकसान क्या है? क्या खुद के लिए हुए फैसले हमेशा सही होते हैं? बचपन में मुझे बाल काटने थे, लेकिन बड़े होकर पता चला कि यूरोप और एशिया दोनों अलग है। ये काफी अच्छा सेव था। चलिए, हम एक बात पर तो सहमत है कि इंसान को अपनी इमेज खुद ही बनानी पड़ती है, जो बन सकती है मोटिवेशन और व्यवहार से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मोटिवेशन और व्यवहार ही काफी नहीं है। मेरा मतलब कोई और आपको फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो सेकंड पॉइंट था कि इनवॉलंटरी इमेज के बहुत नुकसान है, उसे एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। मैंने गलती की है। कोई बात नहीं, हमें ये पॉइंट छोड़ना ही होगा। हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, वही आसान होगा। नहीं, डेफिनेशन चाहिए ना उन्हें, मैं देती हूँ। थैंक यू चीफ जज। मेरे फेलो डिबेटर्स, आपने कहा कि एक इंसान की पब्लिक इमेज उसकी सच्चाई होती है और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी। सही कहा ना? हाँ। इसका मतलब पब्लिक इमेज का होना भी एक मकसद है। हाँ। इस तरह के सवालों में हाँ या ना बोलना ही पड़ता है। लेकिन उसने फोर्थ डिबेटर से पूछा, उन्हें आर्गुमेंट की थ्योरी अच्छी से पता होती है। क्या ये गलती नहीं थी? नहीं, उसे यही जवाब चाहिए था ताकि बाद में वो अपना पॉइंट रख सके।
एक बार एक रिपोर्टर ने अपनी जुआरी की इमेज बनाई ताकि वो अंडरग्राउंड कैसीनो में इन्वेस्टिगेशन कर सके। क्या उसका मकसद जुआरी बनना था? सेकंड डिबेटर: नहीं, उसका मकसद था उनका विश्वास जीतना और एक पब्लिक इमेज बनाकर वो ये सब हासिल कर पाया। सही कहा, लेकिन आपकी आर्गुमेंट थी कि पब्लिक इमेज बनाना अपने आप में एक मकसद होता है, तो वो एक लक्ष्य को हासिल करने का जरिया कैसे बन सकता है? आप गलत हैं। आपके एग्जाम्पल में ऐसी पब्लिक इमेज उसका मकसद नहीं था, वो तो बस एक भेस था, ना कि एक पब्लिक इमेज। अगर मकसद सही नहीं है तो वो भेस है, पब्लिक इमेज नहीं है। लेकिन हर इमेज का एक मकसद तो होता ही है। मेरे फेलो डिबेटर एक ही बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। लेकिन हमें कहना है कि हर पब्लिक इमेज लोगों की रियल आइडेंटिटी से मेल नहीं खाती। मुझे एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, लेकिन मैं रोज जिम की फोटो जरूर पोस्ट करती हूँ। म्यूजियम नहीं जाती, लेकिन रोज उसके बारे में बात करती हूँ। ये बस अपनी इमेज बनाने का एक जरिया है। इसे भेस कहते हैं, पब्लिक इमेज नहीं। अगर पब्लिक इमेज सच्चाई से बनी हुई है तो कई लोगों की पब्लिक इमेज खराब कैसे होती है? क्योंकि लोग बदल जाते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई लोग झूठी जिंदगी जीते हैं क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पब्लिक इमेज बनाना होता है, और जो लोगों के व्यवहार से मेल नहीं खाती वो भी पब्लिक इमेज होती है ना फोन स्पीकर? ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे। अब इस मुकाम पर कौन साइड फिर से गेम में वापस आ गई थी और रिबटल्स के वक्त डिबेट और गहरी होने लगी थी। इमेज खराब होना मतलब वो एक सच्चाई नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बदल गया हूँ। लेकिन किसी की इमेज खराब होने से बहुत ही नुकसान होता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्या ये इमेज होने का एक नुकसान है? ये तो इमेज खो देने का नुकसान है। आपको क्या लगता है, इन दोनों का मतलब एक ही है? बिल्कुल नहीं। क्या जिंदगी को खो देने का नुकसान और नुकसान के समान है? ड्रग खो जाने से दर्द होता है, लेकिन ड्रग से नुकसान होता है वो नहीं पता। मेरे फेलो डिबेटर, ये एक गलत एग्जाम्पल है। एक पब्लिक इमेज बनाना कोई गलत काम नहीं है, ये पब्लिक के लिए किया जाता है। इमेज को बरकरार रखने से इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है। सही कहा। अपने सोशल मीडिया पर मैं ये दिखाता हूँ कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फोटो खींचता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बहुत खुश हूँ। इसे करने में कहाँ थकूंगा? क्या इसी इमेज को बरकरार रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। इमेज के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आपने कहा इमेज के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? मेरा मानना है कि इमेज बनाना मैनेजमेंट की तरह होता है। उसी तरह जैसे एक इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से तैयारी करते हैं, क्या ये भी एक मैनेजमेंट नहीं है? मैं उस मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक इमेज और मैनेजमेंट में काफी फर्क हो सकता है। इसका मतलब है अपने से बेहतर खुद को दिखाना और इसका ध्यान खुद ही रखना। मतलब वो नहीं जो सोशल मीडिया पर अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कभी वो अच्छे होते नहीं। वो लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके दोस्त उन पर नजर रखें और अपने आप को और बेहतर बना सकें। गलत। वो लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं ज्यादा, जैसे कि सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना, क्लब के पार्टी के फोटोज खींचना, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अटेंशन के लिए ही है। अगर वो लोग अटेंशन के लिए ऐसा कर भी रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? प्रोसाइड फिर से अपने मतलब के लिए टॉपिक को बदल रही है। मुझे लगता है वो ये राउंड हार जाएंगे। वो ये राउंड हार चुके हैं। अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए कभी भी नहीं जीनी चाहिए। क्या अटेंशन की भूख को दूसरों के लिए जीना कहेंगे? तुम जानते हो कौन वो लोग हैं? वो सबसे ज्यादा दूसरों के अटेंशन पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में बहुत मजा आता है। लेकिन वो लोग तो ये वाला राउंड बहुत भारी था। मुझे सांस नहीं आ रही है। समरी कौन देगा? मैं दूंगी। मुझे समरी देने दो। अब बुलाएंगे कौन साइड के डिबेटर को जो समरी देंगे। आपको मिलेंगे 2 मिनट, प्लीज आ जाइए। ताओ हाउ को समरी करने दो अभी। हेलो एवरीवन। मेरे फेलो डिबेटर ने कहा कि पब्लिक इमेज बनाने का मकसद होता है अटेंशन पाना, जो अच्छी बात है। सेलिब्रिटीज अपनी इमेज बनाकर पॉपुलर होना चाहते हैं और आम आदमी अपनी इमेज बनाकर अटेंशन पाना चाहते हैं। हमारे ओपोनेंट्स ने पूछा इसमें गलत क्या है। हम इस बात को मानते हैं कि एक इमेज बनाने में काफी फायदे हैं, लेकिन क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसका कोई फायदा ना हो? इसलिए याद रखना, किसी भी चीज के नुकसान या फायदे को तोलते समय सिर्फ उसके फायदे नहीं, उसे पाने की क्या कीमत है ये भी देखना चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ आजकल दुनिया में ये इमेज बनाने का ट्रेंड क्यों शुरू हुआ। शायद इस अटेंशन को पाने का शॉर्टकट सबको काफी टेम्पटिंग लगता है। जब मैं छोटी थी सब मुझे एक सेंसिबल बच्ची समझते थे। जब तक मैं पढ़ाई करती रही, सारा होमवर्क भी कर लिया, कोई मस्ती नहीं की, तब तक मुझे सबका अटेंशन मिलता रहा। तो मुझे हमेशा सेंसिबल ही रहना चाहिए ना। इस तरह लोग मुझसे हमेशा खुश रहेंगे और शायद मुझसे थोड़ा और प्यार करने लगेंगे। कुछ वक्त बाद मुझे इसकी आदत हो गई। मैं अपनी ये इमेज पूरी दुनिया को दिखाने लगी। सबने कहा मैं बहुत अच्छी और दयालु लड़की हूँ।
तो जाहिर सी बात है मुझे लगने लगा कि लोगों को शायद मेरा यही रूप पसंद है। तो क्या हुआ अगर मैंने अपनी असली इमेज खो दी? जब भी मैं ये नाटक करूंगी तो लोग खुश ही होंगे, तो ये अच्छा ही है ना। तो मैंने और मेहनत की और अपनी ये नई इमेज बनाकर रखी और लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, इतना कि मैं अपना खुद का वजूद ही भूल गई। क्या आपने देखा? पब्लिक इमेज बनाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी इमेज बस वही बनकर रह जाएगी जो आपको लगता है दुनिया देखना चाहती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बनकर रह जाएगी कि तुम्हारी इमेज एक दिन लौट कर तुम्हें अपने इशारों पर नचाने लगेगी। मुझे नहीं लगता ये सही है। थैंक यू। इस स्पीच ने मेरा काफी अटेंशन खींचा। ये सचमुच काफी इमोशनल था और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गौर फरमाया। एक पब्लिक इमेज मुड़कर आपको ही कंट्रोल करने लगेगी, लेकिन इससे जजेस कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पॉइंट कि एक पब्लिक इमेज आपको ही कंट्रोल करने लगता है, वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुका है। मुझे लगता है इनकी टीम वो फायदा गंवा चुकी है जो उन्हें पहले मिला था। लेकिन क्या एक डिबेट का मकसद जजेस को मनाना है या फिर ऑडियंस को? मुझे लगता है जजेस को, क्योंकि अंत में पॉइंट्स नहीं देने। एक फ्री डिबेट में तो प्रो साइड कहेगी कि पब्लिक इमेज अच्छी है और कौन साइड कहेगी कि वो बुरी है, और कंपटीशन इस गॉसिप से ही शुरू होता है। पिछले महीने एक सनसनी खबर हर चैनल पर चल रही थी। एक सेलिब्रिटी कपल की पब्लिक इमेज रातों रात तबाह हो गई क्योंकि वो एक दूसरे को चीट कर रहे थे। अब इस खबर से उनकी इमेज को फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान के कारण फायदे नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। उस पब्लिक इमेज के कारण उस कपल ने काफी शोज किए, एडवर्टाइजमेंट साइन किए और पैसे भी कमाए। क्या ये फायदे काफी नहीं? तो आपके हिसाब से ज्यादा पैसा होना एक फायदेमंद बात है? पब्लिक इमेज खराब होने से लोगों की सोशल लाइफ भी खराब होती है। आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अगर एक सोशल लाइफ के पॉइंट से देखा जाए तो क्या एक पब्लिक इमेज होना आपके दोस्त बनाने की संभावना को नहीं बढ़ाता? एफिशिएंसी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये बात को पहले ही नकार चुके हैं। क्या सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज पर एडिट करके 100 लाइक पाना? फोटोज एडिट करके तो सभी पोस्ट करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी साइड ये मानती है कि एक पब्लिक इमेज बनाने से इंसान खुद के बारे में और जान पाता है? लेकिन ये जानकारी तो एक तरफा ही है ना? दुनिया में हर तरह की जानकारी क्लियर नहीं होती है, एक तरफा होती है। क्या एक बिजनेस कार्ड में इन्फॉर्मेशन एक तरफा नहीं होती है? तो मुझे ये बताइए कि एक बिजनेस कार्ड हमारे सोशल इंटरेक्शन को फायदा करता है या नुकसान? फायदा करता है, लेकिन वो बातें बहुत ऊपरी होती हैं और उनमें कोई गहराई नहीं होती। बहुत अच्छे, हम एक बात पर सहमत हैं कि एक सोशल इंटरेक्शन के अलग अलग लेवल्स होते हैं और एक ऊपरी इंटरेक्शन के लिए इमेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जरिए हम बातें कर सकते हैं, है ना? प्रो साइड काफी स्ट्रांग निकली। वो 3 लॉजिकल स्टेप्स के जरिए अपना एफिशिएंसी का पॉइंट डिबेट में वापस लाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कौन साइड के फ्लो को भी तोड़ दिया और बार बार अपनी साइड को फेवर करने के लिए वो इस बैटलफील्ड को कट करते अब रहे। इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए था? पॉइंट को समझो, कोर आर्ग्यूमेंट को वापस लाओ और इंतजार करो। हम मानते हैं कि एक इमेज बनाने के फायदे भी हैं, लेकिन अगर उसे बचाने के लिए एक पब्लिक इमेज बनाई जाए तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते क्या हम हैं। किसी चीज से तभी तक बंधे हुए हैं जब तक हमें दूसरों की परवाह है? इस तरह तो हमें दूसरों पर अपनी छाप छोड़नी ही नहीं चाहिए और हमारे कोई भी सोशल मीडिया ऐप होनी ही नहीं चाहिए। क्या ये भी एक तरह का बंधन नहीं है? अगर आज मैं अपने कंप्यूटर स्किल्स दिखाऊंगा तो लोग मुझे कंप्यूटर रिपेयर करवाने के लिए देंगे, उसका क्या? आप अपनी कैसी इमेज बना सकते हैं जो दूसरों की मदद नहीं करना चाहता? प्रॉब्लम सॉल्व। ओपोनेंट ने बिल्कुल सही कहा। एक पब्लिक इमेज को संभालने के लिए दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी। देखते देखते इतनी इमेज बन जाएगी कि आप अपने आप को भूल जाएंगे। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो क्या आप झूठे बन जाएंगे? तो झूठ बोलने के फायदे होते हैं या नुकसान? कौन साइड को एडवांटेज मिल गया, लेकिन प्रो साइड अभी भी हारी नहीं है। क्या आप मानते हैं पब्लिक इमेज लोगों के स्टेरियोटाइप से बनती है? मुझे लगता है आपने पब्लिक इमेज के बारे में ही एक स्टीरियोटाइप बना लिया है। तो क्या पब्लिक इमेज एक लेबल नहीं है? पब्लिक इमेज को बनाना एक लेबल को बनाने जैसा कहा जा सकता है, लेकिन क्या सारे लेबल्स बुरे होते हैं? पुराने जमाने में भी पब्लिक इमेज बनाई जाती थी। राजा के मंत्री, उनके दरबार में एक अच्छे सेनापति और लड़ाई के मैदान में खूंखार दरिंदे होते थे। यूबे की छवि एक अच्छे इंसान वाली थी जिससे वो लीडर बन गए। इस पे क्या बुरा है? पुरानी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जरा ध्यान से सोचो, असलियत में तुम एक सच्ची लीडर को फॉलो करना चाहोगी या लीडर बन के रहना चाहोगी? बताओ मुझे। पब्लिक इमेज तो बस एक जरिया है इंसान की सच्चाई बताने का। मैं जानता हूँ कि पब्लिक इमेज की एसेंस होती क्या है एग्जैक्टली। हमारी साइड का ये मानना है कि पब्लिक इमेज एक ऑटोनोमस और सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप खुद के बारे में लोगों को बताते हैं, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। फ्री डिबेट के सारे पॉइंट्स 50-50 थे, लेकिन अब इस वक्त सिर्फ क्लोजिंग आर्गुमेंट ही एक टीम को जिता सकती है।
पहले के कॉम्पिटिशन्स में ऐसे आर्गुमेंट्स काफी वैल्यू ऐड करते थे, लेकिन ऑडियंस को इस बार सिर्फ कंफ्यूज किया गया है। ऐसे हालात में सिर्फ वैल्यू को बढ़ाने के लिए पॉइंट्स बोलकर ऑडियंस और कंफ्यूज हो जाएगी। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट में बोलने के लिए काफी पॉइंट वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अगर मैं होता तो मैं फिर से डेफिनेशन की बात करता और ऑडियंस को मजबूर करता कि वो पूरी आर्ग्यूमेंट्स का लॉजिक समझे। ये कंपटीशन का आखिरी भाग है, जो है क्लोजिंग आर्गुमेंट्स। दोनों साइड्स को 4-4 मिनट्स मिलेंगे। पहले स्वागत करते हैं फोर्थ डिबेटर का, कौन साइड से। थैंक यू चीफ जज। हेलो एवरीवन। हमारे ओपोनेंट्स कहते हैं कि पब्लिक इमेज बनाना खुद को दर्शाने जैसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात बिल्कुल भी सही है। कुछ लोग अपनी इमेज बनाएंगे जैसे वो बहुत खुश और कूल हैं, और बाकी लोग अपनी इमेज ऐसे बनाएंगे जैसे वो लोग काफी डिप्रेस्ड हैं और डिसीजन लेने में उन्हें दिक्कत होती है। इन दोनों हालातों में इमेज बनाने से सोशल इंटरेक्शंस बेटर नहीं होती है। इन दोनों में एक ही पॉइंट सामान्य है कि ये अटेंशन खींचने के तरीके हैं। हमारा मानना है कि पब्लिक इमेज बनाने का मकसद अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना होना चाहिए, पर लगता है आजकल लोग बस दिखावा करना चाहते हैं, जैसे कि खुश रहना, दुखी रहना, दोस्त बनाना या बुरी चीजें बोलना। ऐसी इमेज बनाने की वजह से हम बार बार अपने ऊपर ही लेबल लगा रहे हैं जो हर रोज एक दूसरे से अलग ही होता है। हम चाहते हैं हम हर जगह आसानी से घुल मिल जाएं और लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन ऐसी जानकारी रोज बदलती रहती है और लोग अटेंशन देने के बजाय भटकते जा रहे हैं। और सवाल ये रह जाता है कि मैं और क्या करूं इनका और अटेंशन पाने के लिए। पर कम्युनिकेशन कहता है जितना आसान होगा उतना कुशल भी होगा, और इसीलिए हमारी इमेज और भी सिंपल होती जा रही है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है और खाने की भी बहुत शौकीन हो तो उसे शब्द कहा जा सकता है फूडी। क्या आपको हमारे फर्स्ट डिबेटर की शब्द याद है? तुम्हारी इमेज वापस लौटकर तुम्हें अपने इशारों पर नचाने लगेगी, और इसीलिए धीरे धीरे आपकी जिंदगी के लक्ष्य भी सिंपल लेकिन एक्सट्रीम होने लगेंगे। हम सब शायद भूल गए हैं कि हमने एक इमेज दरअसल बनाई ही क्यों थी। हमें बस इस चीज से मतलब है कि हमें कितनी अटेंशन मिलती है। एक इमेज बनाना तो राइटर्स का काम है, उनका तो काम ही यही है कि कुछ आसान शब्दों का इस्तेमाल करके एक इंसान पूरा चरित्र बयान करे, और फिर हम मूवीज और टीवी शोज में बोरिंग कैरेक्टर्स की निंदा करते हैं और उन लोगों को नकारते हैं जो फिल्म स्टार्स की पब्लिक इमेज को अपनी गॉसिप से खराब करते हैं। तो क्या हम भी पब्लिक इमेज से प्रभावित हैं? मैं आशा करता हूं कि हमारी डिबेट से आप इसके बारे में और ध्यान से सोचेंगे। थैंक यू। जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है और उनका रिजल्ट मेरे हाथ में है। इस कंपटीशन के बेस्ट डिबेटर हैं कौन साइड की थर्ड डिबेटर। इस कंपटीशन की विनिंग टीम है डॉनजाओ यूनिवर्सिटी से कौन साइड टीम। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से समझो और कल से ट्रेनिंग शुरू। क्या तुम जीती? Congratulations. थैंक यू। चलो पैचअप हमें कर ब्रेकअप लेते हैं। करना चाहिए। पिछले 2 साल से मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। आई होप तुम खुश रहो। हम ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। हालांकि मैं ये जानता था कि हमारे बीच की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं,
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहा। आज हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि इसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारी पर्सनालिटी है? हाँ, मेरी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस ब्रेकअप की जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, समझे? एक बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हें मुझे हर तरह से स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम बस मेरी खामियों को नजरअंदाज करते रहे। तुमने बस उन्हीं चीजों को अपनाया जो तुम्हें पसंद थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कोई और है जो ये कर सकता है। जब एक रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमेशा हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। अपनी गलतियों को पहले देखो। काश तुम जल्द ही बड़े हो जाओ। मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं उस दिन रूम से क्यों भाग गया था। मुझे लगता है वो सही नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहता हूं। एक्चुअली बचपन में मैंने बहुत मीठा खा लिया था और मैं मोटा हो गया था। सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो गोल मोटोल, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। तब उन्होंने मुझे एक नाम दे दिया था, गोल मटोल। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज इतने सालों के बाद भी मुझे मीठा खाने में हिचकिचाहट होती है। लेकिन उस दिन जब तुम मेरे लिए कुकीज लेकर आई, मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे वो या तुम पसंद नहीं आई थी, बल्कि इसलिए भागा क्योंकि वो कुकीज बहुत ही टेस्टी थी। सच में? हाँ, सच में। तो यान्जी, मैं तुम्हारे लिए लो कैलोरी और लो शुगर कुकी बनाऊंगी। इस साल की प्रोविंशियल लीग में फ्री पॉइंट सिस्टम होगा। जो टीम्स मार्च 21 तक 50 पॉइंट्स कमा लेंगी उन्हें फाइनल्स में जाने का मौका मिलेगा। टीम्स को यूनिवर्सिटी टीम की तरह रजिस्टर करेंगी, उन्हें 5 बेसिक पॉइंट्स मिलेंगे, और जो बिना यूनिवर्सिटी की टीम होंगी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। फ्री पॉइंट्स कंपटीशन के बाद प्रोविंशियल कंपटीशन कमेटी अगले पड़ाव के लिए एक फाइनल सिस्टम बनाएगी जो फाइनल्स में आने वाली टीम्स पर निर्भर करेगा। इस कंपटीशन के चैंपियन का खुलासा होगा अगले हफ्ते। फाइनल्स में मिलते हैं। देखो गाइस, एक सच बात बताऊं, जिस तरह से हम जीत रहे हैं और पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ताओहाओ, हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? क्योंकि हमने बिना यूनिवर्सिटी के रजिस्टर किया, वो हमारे सारे पॉइंट्स हटा दिए गए हैं, तो इस वक्त हमारे पास बस 0 पॉइंट्स हैं। तो क्या हुआ? हमारी काबिलियत पर हम जल्दी ही सारे पॉइंट्स जीत जाएंगे। क्या तुम भूल गए वो दिन जब टीमें हमें हरा देती थी? क्या लियो यान्जी से तुम्हें बदला नहीं लेना? ये हुई ना बात। सही कहा। तो क्या हुआ अगर हमारे पास 0 पॉइंट्स है तो? हमारी टीम की ताकत तो देखो कितनी है। हमारी टीम की हमारी टीम का नाम क्या होना चाहिए? सही कहा, टीम का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी जर्नी का पता चल जाए। सही कहा। हमने इतनी बेइज्जती सही है, क्यों ना हम अपना नाम थप्पड़ से डर नहीं लगता रख लें? सही कहा। समझ गया। हमारी टीम का नाम होना चाहिए हम वापस लौट आए। सही कहा। काफी डिप्रेसिंग लगता है। एक टीम का नाम काफी जरूरी होता है। ऐसा नाम होना चाहिए जो हमारे फेमस होने के बाद भी अच्छा लगे। अच्छा रहेगा अगर हम इस पर गौर फरमाएं कि हम काफी जवान हैं, हार्ड वर्किंग हैं, हमें ताकत है, जीतने का जज्बा भी है,
ताकि हम पास के गांव और शहरों में भी फेमस हो जाएं। सही कहा। टीम का नाम रखते हैं पास के गांव और शहर तक। काफी बेकार है। जस्टिस लीग टीम। इस पर कॉपीराइट है। मैं एक कंपटीशन हूँ टीम। सुपरफिशियल लग रहा है। एक जज्बाती टीम। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता ये एक्सेप्ट होगा। नाम चुनने में बहुत ही मेहनत है यार। चलो कार्ड खेले क्या? 10 किंग। इसे वापस लो। किंग से बड़ा सिर्फ जोकर होता है, 2 छोटा है सबसे। तुम्हें किसने ये रूल बताया? 2, 3, 5 सबसे बड़े हैं और फिर जोकर। झूठ मत बोलो, 2, 3, 5 सबसे छोटे होते हाँ। हैं। नहीं, मेरे गांव में 2, 3, 5 को सबसे बड़ा माना जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक ही कार्ड बचा है। सुनो, हमारी टीम का नाम टीम 235 रखे। क्या अच्छा मतलब? नाम है। बहुत कैजुअल लग रहा है। अच्छा भी हो सकता है। 235 मतलब तुम 2nd ईयर में हो, मैं 3rd ईयर में हूँ और तुम 5th ईयर में। क्या तुम मुझे बूढ़ा साबित करना चाहती हो? नहीं, हमें इस कार्ड का एग्जाम्पल लेना होगा। ये 2, 3, 5 सबसे छोटे कार्ड्स है और बाकी जगह पर देखो तो 2, 3, 5 सबसे बड़े कार्ड, और ये सारे मिलके जोकर को हरा सकते हैं हमारी तरह। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत अच्छे। टीम ए को हराते हैं। वक्त आ गया है हमारी असली ताकत दिखाने का। गुड। चलो आगे की तैयारी करते हैं। किसमें पार्ट ले सकते हैं देखना तो पड़ेगा ना भाई। शाओसा और मैंने पहले ही कंपटीशन सिस्टम पर रिसर्च कर ली है, तो हम जितने भी कॉम्पिटिशन्स में साइन अप कर सकते थे हमने कर लिया है। तो अब जब तक उन कॉम्पिटिशन्स में हम भाग ले लेंगे तो हम फाइनल्स तक पहुंच भी जाएंगे। मैंने एक शेड्यूल बना ही दिया है, चलो साथ में देखते हैं। हमें रेस्टोरेंट बंद करना है। ठीक है, चलो। यार, आराम से आराम से। ठीक है, चलो। ट्वांजी, बताना जरा, उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? मुझे पता है उनका रिश्ता तुम्हारे और मानांसी भी सिंपल है, लेकिन तुम सही कह रही हो, ये दोनों भी काफी करीब आ गए हैं। पता नहीं किसका इंतजार है। हे, तुम्हें लगता है कि वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं या वो आगे बढ़ना नहीं चाहते? नानबे ने कहा कि उसकी माँ बचपन से ही काफी स्ट्रिक्ट थी। वो और उसके पापा दोनों उसकी मॉम से बहुत डरते थे, इसलिए नानबे को एक बहुत ही शांत लड़की चाहिए। तुम्हें लगता है शायू वो लड़की है? जरूरी नहीं, और वैसे भी क्या नानबे हमेशा अपनी बात से मुकर नहीं जाता? सही कहा, शायद उसे उसकी आदत ही हो गई है और उसे लगता है कि किसी और के साथ रहने से बेहतर शायू के साथ ही रहना है। अरे रुको, किसी और के बारे में भी सोचो। मैं 30 साल का हो गया हूँ और तुम में से किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। चलो अब घर जाओ और सो जाओ, हम कल मिलेंगे और नई लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। ओके। डिबेट टीम बी ने ऑफिशियली हमारी स्कूल की टीम को छोड़ दिया है। उन्होंने प्रोविंशियल लीग के प्रीलिमिनरी स्टेज पर एक यूनिवर्सिटी के बिना दाखिला ले लिया है। अगले 3 दिनों में वो अलग स्कूल्स के साथ कम्पीट करेंगे, जो है डेवलपमेंट जोन के टाइगर्स, हुआरोंग वोकेशनल कॉलेज, सिंजिंग होटल मैनेजमेंट कॉलेज और लिनहाई यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिन्हें इस शहर का गुंडा कहा जाता है। आज उनका कंपटीशन है रुईहोंग वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज के साथ, जिनके पास शानजाई जेनजोंग स्ट्रीट पर माँ वुई होने का टाइटल है। दर्द एक तरह की चेतना है। अगर आप सो नहीं सकते तो आप जाग रहे हैं, तो आप सचेत है। सोते हो आप उठ नहीं सकते तो आप सचेत नहीं है। तो ये ना सोने के दर्द से बढ़कर कैसे है? तो तुम्हारा मतलब है तुम जाग नहीं रहे हो, मतलब बेहोश हो, और जाग के ही तुम होश में आ सकते हो। अगर तुलना की जाए तो नींद से जागना ज्यादा दर्दनाक है। माय फेलो डिबेटर्स, आज हम उन हॉबीज की बात करने वाले हैं जो जानी मानी नहीं है। क्या इसका मतलब हॉबीज रखना सीमित हो गया है? अगर वो सीमित है तो उन्हें रखने के जोर के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी ना? आपको नहीं लगता? अगर उनकी चर्चा होगी तो वो हॉबीज रखना आसान होगा। मुझे और जानकारी चाहिए। अगर एक हॉबी की बहुत चर्चा होगी तो उसे और लोग सराहना देंगे और स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, तो उसे और प्रमोट करने के पैसे भी मिलेंगे। क्यों, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हारी कौन सी हॉबी है जिसके साथ ऐसा नहीं मेरी होता? हॉबी ही है कम चर्चित चीजें करना। अगर लोग उसके बारे में जान जाते हैं तो मैं उसे बदल देती हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए भीड़ से अलग होकर कुछ करना मजेदार होता है। घर पे मेरे डैड ने मेरे लिए सर्वेंट रखा था जिसने मेरा 20 साल तक काम किया, तो मेरी मेहनत कम होगी? बल्कि इसका उल्टा, तुम्हारे पिता की वजह से तुम एक नए मकाम पर पहुँचे और तुम्हें दूसरे तरह का स्ट्रगल करना पड़ा। कैसा स्ट्रगल? रेंट बटोरने का स्ट्रगल।
अच्छा, अगर हम सिर्फ ऊपरी सुंदरता की बात करें तो टोफू ब्यूटी क्या है? क्या वो अलग है? टोफू ब्यूटी एक कहानी का कॉन्सेप्ट है जो मिसेस यांग के बारे में है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले सारे फैक्ट्स पढ़ें और फिर कंपटीशन में वापस आएं। मुझे लगता है आपने कहानी ऊपर से पढ़ी है। आप बस मिसेस यांग की सुंदरता को दोषी ठहराते हैं। बिना खाए आप अंगूर खट्टे हैं नहीं कह सकती हैं। और इस कंपटीशन के विनर हैं टीम 235। यस। सुनो भाई, तुम्हारे लीड सिंगर का नाम क्या है? शाओयांग। तुम सच में एक बैंड चलाते हो? 3 साल हो गए। मैं इस बार में काम करता हूँ इस बैंड को सपोर्ट करने के लिए। वाह, क्या बात है। तुम गाते क्यों नहीं? मैं एक फटाबाज हूँ। मेरा कल का होमवर्क बाकी है, मैं लेट हो जाऊंगी। तुम लोग प्रैक्टिस करो। मेरा स्टूडेंट यूनियन का काम भी बाकी है। क्या पढ़ रही हो? ग्रुप चैट पढ़ रही हो, तुम भी पढ़ो। कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस के लिए जगह भी नहीं मिली है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम और नाम पे पहले चले जाओ। हम पहले यहाँ ट्रेन किया करते थे। यहाँ पर